I am Dr. Sunita Chandra, Senior Gynecologist, Infertility and IVF Specialist. फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि यूट्रस कैसे दिखता है एंड नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे ठहरती है। मेरे पास एक ये मॉडल है यूट्रस का, यू कैन सी ये यूट्रस का मॉडल है एंड ब्यूटी ऑफ दिस मॉडल इज़ इट इज़ मेड बाय मी। मैंने खुद से बनाया है, खुद से तैयार किया है ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। ये जो यूट्रस है इसमें मैं अब आपको बताना चाहूँगी, ये पूरा जो पार्ट है ये यूट्रस है, ओके। एंड ये जो अपर पार्ट है यूट्रस का, इसको हम फंडस कहते हैं। ये नीचे नैरो पार्ट जो है ये माउथ ऑफ द यूट्रस है, इसको हम सर्विक्स कहते हैं। सो जो शेप होती है यूट्रस की, ये इन्वर्टेड पियर शेप होती है एंड जो लेंथ की 7.5 to 8 सेंटीमीटर होती है, विड्थ 3.5 to 4 सेंटीमीटर एंड जो थिकनेस है, जो वॉल है उसका 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये तो मैंने आउटर बाहर से कैसा दिखता है, बाहर से किस तरीके से यूट्रस दिखता है, यू कैन सी। अब अंदर से कैसे दिखता है यूट्रस, ये मैं दिखाना चाहूँगी आपको। अंदर से यू कैन सी इट्स लुक लाइक दिस, ओके। सो इसमें आप देख सकते हैं कि ये यूट्राइन मस्कुलेचर है जिसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं, और ये पिंकिश पार्ट जो दिख रहा है आपको, हॉलो दिख रहा है इधर, ये कैविटी है, यूट्राइन कैविटी है। और ये जो पिंकिश पार्ट है ये उसकी जो लाइनिंग है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। जो आइडियल एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो होती है 8 to 12 मिलीमीटर होती है, जिसमें प्रेगनेंसी ठहरने की संभावना ज़्यादा होती है, ओके। सो जब अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तो हर महीने में 30 दिन के बाद, जिसका साइकिल 30 दिन का है, 30 दिन के बाद ये जो एंडोमेट्रियम जो थिकनेस प्रिपेयर बनती है वो एज ए पीरियड शेड ऑफ हो जाती है एंड फिर से शेड ऑफ होने के बाद फिर से फॉर्मेशन शुरू होता है। अगर प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है तो पीरियड्स नहीं आते हैं। सो जो एंडोमेट्रियल कैविटी का जो ये शेप है ये इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप होता है एंड यूट्रस का शेप इन्वर्टेड पेयर शेप होता है, ओके। सो जो ब्यूटी है यूट्रस की, ब्यूटी ऑफ यूट्रस इज स्ट्रेचेबिलिटी। मतलब जब वो प्रेगनेंसी ठहरती है तो इतना स्मॉल यूट्रस एनलार्ज होने लगता है ग्रेजुअली, जैसे बेबी ग्रोथ करता है, साइज में इंक्रीज होता है बेबी, तो यूट्रस भी हमारा स्ट्रेचेबल होता जाता है और बेबी को जगह देता रहता है। तो ब्यूटी ऑफ यूट्रस इज स्ट्रेचेबिलिटी। जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है उसका साइज मैंने आपको बताया 7.5 into 3.5 into 2.5। एंड जो मल्टीपेरस वुमेन होती हैं जिनको पहले बेबी हो चुका है, उनकी जो यूट्रस होती है उसकी साइज स्लाइटली बिगर देन दिस साइज जो मैंने बताया है। एंड ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, फुल टर्म प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो उस समय यूट्रस का साइज 20 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है एंड जो स्ट्रेचेबल होने के बाद टर्म पे यूट्रस का साइज 38 to 40 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर्स होता है, जो कि एक बेबी को कैरी करता है, फुल टर्म बेबी जिसका वेट 2.5 to 3.5 kg तक होता है। एंड साथ में अलॉन्ग विद द बेबी प्लेसेंटा वेट भी होता है एंड अलॉन्ग दी बेबी वेट, प्लेसेंटा वेट, एमनियोटिक फ्लूइड भी होता है। तो ब्यूटी ऑफ यूट्रस इज स्ट्रेचेबिलिटी एंड टू कैरी द बेबी and to carry the placenta and amniotic fluid. So the beauty of this model is made by me and the beauty of the uterus is stretchability and to achieve the pregnancy, okay. So now अब हम बात करेंगे ओवरीज की। पहले बात करेंगे हम ट्यूब्स की, ओवरी हम बाद में बताएंगे, पहले हम ट्यूब्स बताएंगे। यूट्रस के दोनों तरफ 2 ट्यूब्स होती हैं, एक इस तरफ एक राइट और एक लेफ्ट साइड में थिन पतली ट्यूब्स होती हैं। एंड जो पतली ट्यूब्स होती हैं इनकी जो लेंथ होती है ट्यूब की, ये 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। 4 पार्ट्स होते हैं इसके। एक पार्ट होता है इंडिफुलम, जो डिस्टल पार्ट है ये वाला इन्फंटिबुलम, देन एम्पुलरी पार्ट एंड देन दी इस्थेमिक पार्ट, और जो यूट्रस के बिल्कुल अंदर जाता है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट और यूट्राइन पार्ट। जो यूट्राइन और इंटरस्टिशियल पार्ट है वो अंदर यूट्राइन कैविटी में ओपन होता है एंड जो ये आउटर पार्ट है, डिस्टल पार्ट है, वो यहाँ एब्डोमिनल कैविटी में ओपन होता है और इसके एंड पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। यू कैन सी द दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस।
इनका जो हेल्प फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनको कहते हैं फिब्रियाज, और इनका फंक्शन होता है टू कैच द एग को कैच करने में हेल्प करते हैं। सो जो ये ट्यूब्स होती हैं इनके अंदर पतली ल्यूमन होती है जिसके थ्रू एग ट्रेवल करता है। एंड अब बात करते हैं ओवरीज की। ओवरी दोनों तरफ में होती है हमारी, एक एक ओवरी होती है साइड ऑफ यू बोथ साइड ऑफ यू ऑन द बोथ साइड ऑफ यूट्रस। एंड ओवरी का जो साइज होता है 3.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। सो ओवरी के अंदर हमारे 8 to 9 फॉलिकल्स होते हैं। 8 to 9 फॉलिकल जिनको हम लेमन लैंग्वेज में एग्स बोल सकते हैं, पर बेसिकली फॉलिकल के अंदर, फॉलिकल मतलब छोटा छोटा गोल गोल राउंड शेप के पार्ट होता है जिसके अंदर फ्लूइड होता है और एग होता है। एंड जब वो एक एग पीरियड के सेकेंड डे या थर्ड डे से ग्रो करना शुरू करता है, और जो उसकी ग्रोथ का रेट होता है 1 to 2 मिलीमीटर पर डे इंक्रीज करता है। अगर किसी का साइकिल 28 डेज का है तो जो एग रेडी होगा तो अराउंड 13 या फिर 12th या 13 डे पे एग रेडी हो जाएगा, जिसका साइज जो रेडी होने पे 18 to 20 मिलीमीटर साइज हो जाएगा। एंड देन उसके बाद वो बर्स्ट करता है, ठीक है, जिसे हम ओवुलेशन कहते हैं। तो अगर ओवुलेशन किसी का साइकिल 28 डेज का तो ओवुलेशन होगा 14th डे पे। अगर किसी का साइकिल 30 डेज का तो ओवुलेशन होगा 16th डे पे। मतलब ये है कि जब भी ओवुलेशन होती है वो 14 डेज प्रायर टू दी नेक्स्ट साइकिल होती है, इस तरीके से। सो ये ओवरी, ट्यूब्स एंड यूट्रस ये हमने डिस्कस किया। अब हम बताएंगे कि नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे अचीव होती है। नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव होने के लिए कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि एक तो सबसे पहले जो एग नंबर एंड एग क्वालिटी वो हमारा नॉर्मल होना चाहिए। उसका जो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे चेक हो सकता है वो एग क्वालिटी एंड एग नंबर, एक AMH एंटीबॉडी टेस्ट आता है जो ब्लड टेस्ट है सिंपल, उसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरा अल्ट्रासाउंड पे हम सेकेंड या थर्ड डे पे अल्ट्रासाउंड पे हम एग की काउंटिंग हो सकती है जब आप स्कैन कराते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज sperm count and sperm motility. The normal sperm count should be at least 40 millions and the motility should be 30%, and the normal morphology sperm should be more than 4% होना चाहिए। and there should be no pus cells, semen sample healthy होना चाहिए, उसके अंदर कोई pus cells नहीं होनी चाहिए, एग्लूटिनेशन नहीं होना चाहिए, वो आपस में ज़्यादा चिपकने वाला नहीं होना चाहिए semen sample। and जो WHO के अकॉर्डिंग है 4% मोटिलिटी इज द नॉर्मल, ओके। एंड द थर्ड थिंग इज फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं, जो उनकी ल्यूमन है वो ओपन होनी चाहिए, फंक्शनिंग होनी चाहिए। जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर फंक्शनिंग का मतलब है कि उनके अंदर जो सीलियाज होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक सीलियाज होते हैं, जो ट्यूब्स के अंदर जो एग है उसको जब एग कैच कर लेती हैं ट्यूब्स तो उसको पुश करने में हेल्प करते हैं। जब हेल्प करते हैं तो वो एपिलरी पार्ट में एग वहाँ पहुँच जाता है। एंड उसी टाइम अगर रिलेशनशिप हुई है विद इन 24 to 48 आवर्स तो सीमन सैंपल यहाँ से कलेक्ट कर हो जाता है, वेजाइना में कलेक्ट होता है। यहाँ से कलेक्ट होने के बाद सीमन सैंपल अंदर यूट्राइन कैविटी में जाता है, अंदर की तरफ यूट्रस के माउथ के थ्रू, एंड देन यूट्राइन कैविटी से अंदर की इनर पार्ट ऑफ यूट्रस में, देन टूवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब और एम्पुलरी पार्ट में मिलियंस ऑफ स्पर्म पहुंच जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ एक ही स्पर्म, अपॉर्चुनिटिक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज करने के बाद उसमें डिवीजन शुरू हो जाती है, 2 सेल, 4 सेल, देन 8 सेल, देन 12 सेल, 10 to 12 सेल, एंड विद इन 4 to 6 डेज यहाँ फेलोपियन ट्यूब से मल्टीप्लिकेशन जब हो रहा है, इसमें डिवीजन हो रहा है, तो वो वापस यूट्राइन कैविटी में आता है। यूट्राइन कैविटी में जब तक आता है तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो बन जाता है। एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद उसकी जो बाहर की कवरिंग होती है जोना वाइलोसिडा वो क्रैक होती है, जिसे हम हैचिंग कहते हैं। एंड देन क्रैक होने के बाद जो अंदर एम्ब्रियो वो यूट्राइन कैविटी में इधर यू कैन सी यहाँ पे स्टक कर जाता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। फर्दर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। सो सीलियाज अगर नहीं फंक्शनिंग है, सीलियाज नहीं वर्क कर रहे हैं यूट्राइन ट्यूब के, तो वो एग को आगे पुश करने में हेल्प नहीं करेंगे। एंड अगर किसी तरह पहुंच भी गया एग एम्पुलरी पार्ट में, मीटिंग हो गई है और उसकी प्रेगनेंसी
फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है सीलियास उसको इधर यूट्राइन कैविटी में पुश नहीं कर पाएंगे, एंड देन ऐसी कंडीशन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, ट्यूब में प्रेगनेंसी ठहर जाती है जिसे कहते हैं, और ट्यूब में ही ग्रो करने लगती है। सो ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब की ओपनिंग के साथ साथ उनकी सीलियास का फंक्शनिंग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूब कैसे चेक करा सकते हैं हम? ट्यूब हम पीरियड के 8th या 9th डे पे एक ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट होता है जिसे हम हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी कहते हैं, वो हम रेडियोलॉजिस्ट के पास जाके वहाँ पे वो टेस्ट करवा सकते हैं। अब एग काउंटिंग आपने चेक कर ली, एग नंबर चेक कर लिए एंटीमुलरिन हार्मोन से एंड प्लस अल्ट्रासाउंड से, ट्यूब चेक कर ली ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी से। एंड नाउ थर्ड थिंग इज बाय फोर्थ थिंग जो इम्पॉर्टेंट है हमारी प्रेगनेंसी के लिए, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। सो एंडोमेट्रियल लाइनिंग हम अल्ट्रासाउंड से चेक कर सकते हैं, एंड दूसरा जो नॉर्मल शेप ऑफ द यूट्राइन कैविटी इज इम्पॉर्टेंट एंड साइज ऑफ द यूट्रस इज इम्पॉर्टेंट, उसको भी हम अल्ट्रासाउंड से चेक करवा सकते हैं। नॉर्मली 2D अल्ट्रासाउंड से चेक होता है, बट 3D अल्ट्रासाउंड पे क्लैरिटी बेटर होती है, सो उस पर हम 3D अल्ट्रासाउंड से यूट्राइन कैविटी, तो हमारा यूट्राइन कैविटी हेल्दी होनी चाहिए एंड परफेक्ट होनी चाहिए। हेल्दी और परफेक्ट होने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब कि जो उसके अंदर यूट्राइन कैविटी के अंदर, तो एक तो लाइनिंग उसकी जो है कितनी होनी चाहिए, आइडियल लाइनिंग प्रेगनेंसी के लिए 8 to 12 मिलीमीटर होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग कि जो ये कैविटी है उसके अंदर कोई सेप्टम नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिप नहीं ग्रो होना चाहिए, कोई फाइब्रॉइड नहीं होना चाहिए, कोई भी इसके अंदर ना एबनॉर्मलिटी, कोई डिजीज पार्ट नहीं होना चाहिए, या कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, एंडोमेट्राइटिस कहते हैं जिसे हमें। तो ये सब चीज़ें रूल आउट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड 3D करवा सकते हैं। एंड सो ये हमारी 4 थिंग्स हो गई इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए। क्या क्या मैंने आपको बताया? स्पर्म काउंट, मोटिलिटी and morphology, and healthy semen sample. And the second thing is AMH, antimullerian hormone, and antral follicle count on ultrasound, egg quantity and quality. And the third thing is fallopian tube should be open and functioning, and the fourth thing is uterine cavity should be perfect. There should be no fibroid, polyp, and any septum inside the uterine cavity. Okay. And the fifth thing is important, female body. The female body should be healthy. There should be no high blood sugar. There should be no high blood pressure. And blood pressure अगर हाई होगा तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर ब्लड शुगर हाई है तो भी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं, कभी समटाइम देयर इज़ ए प्री एक्लेम्प्टिक रिएक्शन, अगर हाई बीपी है तो प्री टर्म लेबर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फिट्स पड़ने के चांसेस होते हैं। तो बॉडी परफेक्ट होना भी और हेल्दी होना इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड देयर शुड बी नो ऑटोइम्यून डिजीज, कोई ऑटोइम्यून डिजीज नहीं होनी चाहिए फीमेल को। सो प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए ये 5 थिंग्स इज इम्पॉर्टेंट। एंड ये सब हम तब टेक कराते हैं जब हमें 1 साल तक नेचुरल ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही 1 साल नेचुरल ट्राई करने के लिए, तब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर जो टेस्ट एडवाइस कर रहे हैं आपके लिए, हार्मोनल टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इसमें, एंड सीरम प्रोलैक्टिन, AMH, एंड अदर ब्लड टेस्ट लाइक रीनल फंक्शन टेस्ट एंड लिवर फंक्शन टेस्ट, ये भी नॉर्मल होना चाहिए। सो बेसिक टेस्ट है, एक बार बॉडी को हमें ये देखना होता है प्लान करने से पहले कि इज एवरीथिंग ओके इनसाइड दी माय बॉडी। ओके, सो इसके अलावा जो हमारी बॉडी में कभी कभी डेफिशिएंसीज होती हैं, विटामिन D हमारा कम है या विटामिन B12 कम है, तो वो भी हमें चेक कराना चाहिए प्रेगनेंसी अचीव करने से पहले। एंड ट्यूब टेस्ट हमें 8th डे ऑफ प्रेगनेंसी, 8th डे ऑफ पीरियड पे कराना होता है। एंड अगर किसी की एज लेस देन 35 है तो 1 साल नेचुरल ट्राई करने पे अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो डॉक्टर के पास जाना है और इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं, ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पूरा फॉलो करना है। अगर किसी की एज 35 से ज़्यादा है और उनको ट्राई करते हुए 6 महीने हो गए तो 6 महीने में ही उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड अपने टेस्ट कराने चाहिए, एंड ट्रीटमेंट को थोड़ा फास्टर लेना चाहिए। इसमें स्टेप वाइज ट्रीटमेंट है, पहले नेचुरल ट्राई है, देन अगर नहीं प्रेगनेंसी ठहरी तो IUI इंट्रा इंसेमिनेशन है, अगर उसके बाद भी नहीं प्रेगनेंसी ठहरी है तो थर्ड स्टेप इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF और ICSI।
ये सब हमारा नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं ठहर रहा है, तब हम ये वाले स्टेप्स अचीव करेंगे एंड डिले नहीं करेंगे प्रेगनेंसी प्लान करने में। वैसे अगर टाइम से किसी की शादी हुई है तो 30 ईयर से पहले हो गई है, तो फर्स्ट बेबी शुड बी बिफोर 30 एंड सेकेंड बेबी शुड बी बिफोर 35, बिकॉज 35 ईयर्स के बाद जो है एक क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में ही थोड़ा डिक्लाइन शुरू हो जाता है। एक क्वांटिटी कम होने लगती है, एक नंबर, एंड क्वालिटी थोड़ा सा एग का थोड़ा सा डिक्रीज होने लगता है। थैंक यू, नमस्कार। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी आपको। नमस्कार।